हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने हिंदी पेडागोजी की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसमें हमारी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी पेडागोजी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पे जो बाकी की क्लासेस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। आप पहले क्लासेस को देखिए, देन उसके बाद आप PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार इन नोट्स को आप रिवाइज कीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा शिक्षण, यानी कि भाषा सीखने की चुनौतियां और त्रुटियां और भाषा विकार। यानी कि जब एक टीचर भाषा सिखाता है तो उसके सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, क्या क्या बच्चे त्रुटियां करते हैं और क्या क्या बच्चों में भाषा के विकार होते हैं। हम इन चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनौतियों के बारे में, यानी कि चैलेंजेस के बारे में। एक कक्षा में पढ़ाते समय एक अध्यापक के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है बहुभाषिकता, यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म। हमने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा था मल्टीलिंग्वलिज्म, इसलिए मैं बोलता हूं वर्ड्स हमारे सेम रहेंगे, चाहे आप साइकोलॉजी पढ़ लीजिए चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ लीजिए, वर्ड्स वही होंगे, मतलब वही निकलेगा। ठीक है, देखिए बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है। भारत क्या है, एक विविध देश है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कक्षा के अंदर भी क्या होगा, हर भाषा से आए हुए छात्र होंगे, होंगे ना, हर जगह से आए हुए छात्र होंगे, यानी कि डाइवर्सिटी होगी क्लास के अंदर। ठीक है, तो आपको जो बहुभाषिकता है वो एक किसके रूप में लेनी है, एक अवसर के रूप में लेनी है, उसको चुनौती के रूप में नहीं लेना है। क्योंकि बोला गया है जो बहुभाषिकता है ना, जो डाइवर्सिटी है ना, ये एक समस्या नहीं है, ये हमारे लिए एक साधन है। ठीक है, ये एक समस्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए बहुभाषिकता को भी एक चुनौती के रूप में ना लेकर आपको कैसे लेना है, एक अवसर के रूप में लेना है। ठीक है, आगे देखिए, यह एक समस्या नहीं है, अध्यापक को इसे एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक रिसोर्स के तौर पर, एक सोर्स के तौर पर टीचर को इसको यूज करना चाहिए। कैसे, अध्यापक को बच्चों की भाषा है ना, उसके कुछ वर्ड्स का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा है ना और उसको पता है भाई 2 बच्चे हैं, ये असम साइड से आए हुए हैं या तमिलनाडु साइड से आए हुए हैं, तो आप उस साइड जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, उस लैंग्वेज के 2-4 वर्ड्स आप यूज कर लीजिए। उससे क्या होगा, इससे बच्चे को लगेगा कि मेरी भी वैल्यू है और वो पहचान जाएगा, अब ये तो यार हमारी साइड बोलने वाली लैंग्वेज है। तो इससे क्या करेगा, इससे बच्चा अपनापन महसूस करेगा, वो टीचर के साथ एक कनेक्शन बना पाएगा, और अगर टीचर के साथ उसके अच्छे कनेक्शन बनते हैं तो यानी कि वो टीचर की बात मानेगा और उसकी जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है ना, देखिए वही मैंने लिखा है यहाँ पे, अब वर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए कक्षा में, ताकि उन्हें लगे कि उनकी भी क्या है, वैल्यू है, उनकी भी भाषा का क्या है, सम्मान है। इससे उन्हें अपनापन महसूस होगा और बच्चा कैसा महसूस करेगा, सहज महसूस करेगा, यानी कि नॉर्मल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। अब क्षेत्रीय भाषाएं क्या होती हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। जैसे राजस्थान वाले हैं वो राजस्थानी बोलते हैं, हरियाणा वाले क्या बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होगी, लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो ना उस क्षेत्र से संबंधित भाषा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, यानी कि लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, देखिए आपको एक टीचर के नाते उसकी जो भाषा है ना उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपनी भाषा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया ना, जब आप बच्चे के सामने उसकी भाषा के वर्ड यूज करेंगे ना तो बच्चे को अच्छा महसूस होगा,
उसमें एनर्जी आएगी। यार ये तो मेरी साइड बोले जाने वाली भाषा है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी भाषा के साथ भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे अध्यापक को उसमें क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए। यानी कि जो भाषा अध्यापक सिखाना चाहता है ना, वह सिखाए। इसका मतलब क्या है? भाई नॉर्मल सी बात है, आप बच्चे की भाषा का सम्मान कर रहे हैं, बच्चा लोकल लैंग्वेज का क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, हाँ वो ठीक है। लेकिन आप भी तो बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो ना, एक अलग लैंग्वेज सिखाना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी लोकल लैंग्वेज का आप सम्मान कीजिए और साथ साथ में बच्चे को धीरे धीरे जो आप सिखाना चाहते हो ना, उस साइड लेकर आइए, ठीक है ना। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं वो भी बच्चा सीख जाएगा, और उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका भी आप सम्मान कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, कक्षा में अधिक बच्चों का होना ये भी क्या है? एक समस्या है या एक चैलेंज है, ठीक है। कक्षा में लिमिट से ज्यादा बच्चे होना भी क्या है? एक कारण है, जिसकी वजह से अध्यापक क्या नहीं कर पाता? चीजों को सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता है, बच्चों को अच्छे से सिखा नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए कक्षा में बच्चों और अध्यापक का अनुपात कैसा होना चाहिए? एक सही अनुपात होना चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। समझ गए ना आप? आगे देखिए, विदेशी भाषाओं का बढ़ता वर्चस्व, इसका मतलब क्या है? भाई नॉर्मल सी बात है, आपने भी नॉर्मल देखा होगा, आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए। हर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को कहाँ पे भेजना चाह रहा है? इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजना चाह रहा है। क्यों? भाई नॉर्मल सी बात है, आज के लोगों की थिंकिंग हो चुकी, अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है ना, तो इसका मतलब है उसको कुछ भी नहीं आता। समझ रहे हो आप? ये आजकल की एक टाइप से थिंकिंग बन चुकी है। तो इसलिए बोला गया है कि विदेशी भाषाओं का बढ़ता वर्चस्व, यानी विदेशी भाषाओं की तरफ जरूरत से ज्यादा क्या हो रहे हैं लोग? आकर्षित हो रहे हैं। तो यह भी क्या है? एक टीचर के लिए एक चुनौती है, ठीक है। देखिए आगे, लोगों की थिंकिंग बन गई है कि अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है ना, तो समझो कि उसने कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। और यह धारणा क्या है? यह धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि हर भाषा की अपनी एक वैल्यू होती है, हर भाषा का अपना एक रेस्पेक्ट होता है, अपना एक एरिया होता है, अपना एक क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी भाषा को कम या अधिक नहीं समझना चाहिए, और हर भाषा को क्या देना है? हर भाषा को रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास संसाधनों की कमी होना। ये भी क्या है? एक चैलेंज होता है टीचर के सामने। जैसे देखिए, हमारे स्कूल्स में संसाधनों की कमी होना भी क्या है? एक समस्या है, ठीक है। जैसे कई स्कूल्स में लैंग्वेज लैब नहीं है, यानी कि भाषा की प्रयोगशाला नहीं है, और तो कहीं पर लैब्स में क्या नहीं है? संसाधन नहीं है। अब भाषा की प्रयोगशाला क्या होती है? भाई भाषा की प्रयोगशाला का मतलब हो गया वहां पे भाषा से संबंधित चीजें मिलेंगी आपको, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, सीडी हो गई, डीवीडी प्लेयर हो गया, ठीक है। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना, जो मतलब भाषा को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। तो उसको बोलते हैं भाषा की प्रयोगशाला, ठीक है। तो कहीं स्कूल में क्या होगा? भाषा की प्रयोगशाला ही नहीं है, और अगर प्रयोगशाला है तो उसके अंदर संसाधन नहीं है, ठीक है ना। तो हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास क्या हो? जरूरत के सभी संसाधन मौजूद हो। क्यों? ताकि बच्चों की लर्निंग अच्छे से हो सके, ठीक है। तो संसाधनों की कमी भी क्या है? एक चैलेंज होता है। आगे देखिए, लिपि को समझना खुद क्या है? एक चुनौती है। देखिए, आप ये तो जानते हो कि हर भाषा की क्या होती है? एक लिपि होती है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, आपको पता है ये चीज। तो देखिए, देवनागरी लिपि में भी सेम वर्ड को आप कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए, आपने लिखा संपर्क, अब ये संपर्क क्या है? सही है, और कहीं ना कहीं ये संपर्क भी क्या है? सही है, लेकिन कंफ्यूज तो हो गया ना बच्चा, अब भाई ये सही है या फिर ये सही है। तो देवनागरी लिपि में क्या हो रहा है? वर्ड्स के अंदर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे आपने संबंध लिखा, भाई ये भी क्या है? संबंध है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी क्या है? संबंध ही है। यहां पे आपने ऊपर लगा दिया था, और यहां पे आप आधा जो मैं या न लगा रहे हो बीच में लगा रहे हो, ठीक है। तो है तो दोनों संबंधी ना। तो बच्चा इस टाइप से क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। या फिर ध और घ में क्या करेगा? कंफ्यूज रहेगा। अब ध क्या है और घ क्या है? या फिर जो स और स है, इनमें कंफ्यूज होगा, इनको किस तरह से बोलते हैं, कब और कहां पे कैसे लगाना है। तो जो भाषा की जो लिपि है ना, वो भी क्या है? अपने आप में एक चैलेंज है टीचर के लिए। अब वो बच्चों को ये चीजें किस तरह से समझाएगा, ठीक है। इसलिए लिपि को समझना भी अपने आप में क्या होता है? एक चुनौती होती है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद हमारे पास आता है पाठ योजना। अब पाठ योजना क्या होती है? पाठ योजना होती है जब एक टीचर क्लास के अंदर जाता है ना,
तो उससे पहले वो जो क्लास के अंदर पढ़ाएगा ना, उसका एक कंप्लीट अपने पास एक परफॉर्मा रखता है, अपनी एक योजना बनाकर रखता है। अगर मैं इतनी देर इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ाऊंगा, बच्चों को ये मैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है, वो होती है आपकी पाठ योजना। ठीक है, तो देखिए अध्यापक को पाठ योजना अच्छे से बनानी चाहिए। क्यों? ताकि हर संस्कृति, हर भाषा, हर जगह से यानी कि विभिन्न डाइवर्सिटीज से आए बच्चों को लाभ मिल सके। आगे देखिए, किसी के साथ आपको क्या नहीं करना है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसी पाठ योजना नहीं बनानी है अगर भाई जो अपने एरिया या एक ही क्षेत्र के लोगों को क्या दे, बेनिफिट दे। ठीक है, आपको सबको साथ लेकर चलना है, आपको हर बच्चे की डाइवर्सिटी के बारे में सोचना है। ठीक है, देखिए पाठ योजना किसी एक पक्ष की साइड लेने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पाठ योजना सभी तरह के बच्चों के इक्वल काम आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पाठ योजना, जो एक टीचर को हमेशा बनानी चाहिए। आगे देखिए, उसके बाद आता है आपका व्यक्तिगत अंतर। यानी कि व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो भी क्या है, एक टीचर के लिए चैलेंजेस हैं एक डाइवर्सिटी क्लासरूम के अंदर। जैसे देखिए, हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। उसकी योग्यता अलग होगी, ठीक है, यानी कि समझने की जो उसकी शक्ति है वो अलग होगी, उसकी जो बुद्धि है, जो उसका आईक्यू लेवल है वो भी अलग होगा, उसके जो इमोशंस हैं, ये सब चीजें क्या है, सभी हर बच्चे की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसलिए सभी बच्चों को समझना और एक साथ लेकर चलना अध्यापक के लिए क्या होता है, एक चुनौती का काम होता है। समझ रहे हो ना आप? तो ये भी क्या है, एक चुनौती है। आगे देखिए, उसके बाद आता है टीम वर्क और सहयोग। अब मैंने आपको बता दिया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं क्लास के अंदर, यानी कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। तो कुछ बच्चे कैसे होंगे, गुस्से वाले होंगे, कुछ कैसे होंगे, शांत होंगे, कुछ को एकांत पसंद होगा, ठीक है, कुछ शोरगुल करने वाले बच्चे होंगे, यानी कि हल्ला मचाने वाले बच्चे होंगे। ठीक है ना, तो एक टीम वर्क और एक सहयोग, यानी कि इन सभी टाइप के बच्चों को एक साथ लेकर चलना क्या है, अपने आप में एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिस बच्चे को शांति या एकांत पसंद है, तो वो जो बच्चा शोर करता है या शरारत करता है उसके साथ कैसे एडजस्ट हो पाएगा? ठीक है, अगर एडजस्ट नहीं होगा तो टीम वर्क नहीं हो सकता या सहयोग नहीं हो सकता। तो टीचर के लिए ये सब क्या है, एक चुनौतियां होती है। अगर आप सभी बच्चों को एक साथ लेकर कैसे चलेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज है, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। समझ रहे हो ना आप? आगे देखिए, पूरी कक्षा एक साथ मिलकर काम करे, यानी कि सहयोग के साथ बच्चे एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करते हुए सीखे। इस तरह की भावना विकसित करना भी एक अध्यापक के लिए चुनौती का काम है। क्यों? क्योंकि कक्षा में हर तरह के बच्चे हैं, जैसे गुस्से वाले भी हैं, शांत भी हैं, एकांत पसंद करने वाले भी हैं और शोरगुल वाले भी हैं। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, ये अपने आप में एक चुनौती है। आगे देखिए, उसके बाद देखते हैं हम भाषा की त्रुटियां, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज के अंदर क्या क्या एरर्स है या बच्चे लैंग्वेज सीखते समय क्या क्या गलतियां करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे। देखिए, भाषा सीखते समय बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं वो देखते हैं हम। देखिए, बच्चे अपनी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलने में या उच्चारण में गलतियां करते हैं। इसका मतलब समझ गए आप? पर नॉर्मल सी बात है, जिस एरिया का बच्चा होता है ना, उसकी लैंग्वेज के अंदर वो चीज अपने आप झलकती है। वो नहीं चाहता ना, तब भी वो चीज आती है, वो जो टोन होती है ना एक, वो आती है। ठीक है, जैसे देखिए, कुछ बच्चे स्कूल को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ठीक है, स्कूटर को क्या बोल लेंगे, स्कूटर बोल लेंगे। ये धर्म को क्या बोल लेंगे, धर्म बोल लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलतियां कर रहे हैं, इसका मतलब ये है अब जो उनकी लैंग्वेज है ना, जो उसका क्षेत्र है ना, उसका प्रभाव है उनकी लैंग्वेज के अंदर। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, इन चीजों में बच्चों की गलतियां नहीं निकालनी। आप धीरे धीरे इस चीज के अंदर क्या करते आइए, सुधार करते आइए। ठीक है, गलतियां नहीं निकालनी है, बट आपको क्या करना है, सुधार करना है। और ये कैसे है, ये बोलने के कारण है या उसके उच्चारण के कारण है, उसके क्षेत्रीय प्रभाव के कारण है। देखिए, और क्या त्रुटियां हो सकती हैं, जैसे लेखन संबंधी त्रुटियां हैं। अब ये लेखन संबंधी त्रुटियों का मतलब क्या है, यानी कि बच्चा सही तरीके से लिख नहीं पा रहा है, बच्चा लिखी हुई चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा है। वो जो हमारे अल्प विराम होते हैं या जो विराम चिन्ह होते हैं ना, उसके कंसेप्ट को नहीं समझता है बच्चा। प्रोनाउंसिएशन, यानी कि बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा है चीजों को। देखिए कैसे, जैसे विराम चिन्हों का प्रयोग संबंधी त्रुटियां, बच्चा क्या करेगा, विराम चिन्हों को गलत प्रयोग करना सीखेगा, या विराम चिन्हों का बहुत कम प्रयोग करेगा, या फिर उनका प्रयोग वो बिल्कुल जानता ही नहीं है। जैसे देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे मैंने लिखा रुको, और रुको के बाद मैंने लगा दिया अल्प विराम, और मैंने फिर लिख दिया मत जाओ। अब इसका मतलब क्या है, रुको मत जाओ, यानी कि वो रुकने के लिए बोल रहा है।
ठीक है, क्या कर रहा है वो? रुकने के लिए बोल रहा है। वो आपको बोल रहा है कि आप जाइए मत, मत जाइए। ठीक है, यानी कि वो आपको स्टॉप कर रहा है, आपको रुकने के लिए बोल रहा है कि भाई रुको, मत जाओ। नेक्स्ट देखिए, यहां पे मैंने लिखा है रुको मत, और मत के बाद मैंने अल्पविराम लगाया है। मैंने लिखा है रुको मत जाओ। यहां पे क्या है? देखिए यहां पे मतलब हो गया कि आप मत रुकिए, आप जाइए, यानी कि आप जाइए। अब देखिए आप, एक अल्प विराम के कारण क्या हुआ? कंप्लीट सेंटेंस, उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। फर्स्ट में था रुको मत जाओ, यानी कि रुकने को बोल रहा है कि आप जाइए मत, आप रुक जाइए। लेकिन नेक्स्ट के अंदर जैसे ही मैंने अल्प विराम चेंज किया, मीनिंग चेंज हो गया। यहां पे उसने बोल दिया रुको मत, यानी कि आप मत रुकिए, आप जाइए। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी लेखन संबंधी त्रुटियां होती है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद आपके पास आता है व्याकरण संबंधी त्रुटियां, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड। जैसे देखिए, मैंने लिखा मुझे भूख लगा है, या फिर मुझे क्या लगी है? मुझे भूख लगी है। अब आप बताइए इन दोनों में से क्या सही है? भाई मुझे भूख लगा है सही है, या मुझे भूख लगी है? भाई नॉर्मल सी बात है, भूख क्या है? भूख स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। भूख क्या है? स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे? हम लगी लगाएंगे। अब हमें क्या लगी है? भूख लगी है। ठीक है ना, हमें भूख लगा है नहीं, हमें भूख लगी है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल को समझिए आप। यहां पे है मुझे गुस्सा आया है, और नेक्स्ट है मुझे गुस्सा आई है। अब आप बताइए इनमें से क्या सही है? आप समझ गए होंगे सही क्या है। यहां पे मुझे गुस्सा आया है, ऊपर वाले में सही क्या था? मुझे भूख लगी है। तो यहां पे क्या है? मुझे गुस्सा आया है, ये सही है। और मुझे गुस्सा आई है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुस्सा क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा? आया आएगा, आई नहीं। ठीक है, अब देखिए। अब ये चीज आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है? थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो साइलेंसर का जो करेक्टर निभा रहा है ना, उसकी आप लैंग्वेज सुनना, वो इसी टाइप की लैंग्वेज यूज करता है। वो व्याकरण की अशुद्धियां करता है। वो यही बोलता है मुझे गुस्सा आई है, ठीक है, मुझे भूख लगा है, वो इसी टाइप के वर्ड्स यूज करता है। तो उसमें क्या है? उसमें व्याकरण संबंधी त्रुटियां हैं। आप अच्छे से समझ जाओगे। थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो साइलेंसर का जो करेक्टर जिसने निभाया है ना, वो देखना आप। ठीक है, आगे देखिए। इन सभी त्रुटियों को सुनकर सुधारा जा सकता है। ये जितनी भी त्रुटियां हैं ना जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं, लिखने से संबंधित, सुनने से संबंधित, ये सारी चीजें व्याकरण से संबंधित, इनको सुनकर सुधारा जा सकता है। जैसे देखिए, उच्चारण संबंधी त्रुटियों को आप सुनकर सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोलना जो होता है ना, वो सुनकर ही सीखा जाता है। फिर मैंने इस चीज के बारे में आपको काफी बार बताया। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, सबसे पहले वो सुनना ही स्टार्ट करता है, और वो सुनकर ही बोलता है। जैसी लैंग्वेज आप उसके सामने यूज करोगे ना, वैसी ही लैंग्वेज वो सुनेगा, और वैसी ही लैंग्वेज फिर क्या करेगा? बोलेगा। तो सुनकर ही तो उसने बोलना सीखा ना। ठीक है, आगे देखिए। आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को अधिक से अधिक सुनने के अवसर देने चाहिए। जो हमारी भाषा प्रयोगशाला है, यानी कि लैंग्वेज लैब है, उसमें सीडी, डीवीडी आदि का आप क्या करिए? प्रयोग कीजिए। जो टेप रिकॉर्डर है उनका आप यूज कीजिए। उनमें आप वॉइस को रिकॉर्ड करिए, एकदम क्लियर वॉइस को उसके अंदर आप रिकॉर्ड करिए, और बच्चे को सुनाइए। ठीक है, आगे देखिए। लेखन संबंधी त्रुटियों को उच्चारण सुधार कर सुधारा जा सकता है। यानी कि जो लिखने संबंधी त्रुटियां होती है ना, उसको भी आप कैसे? उच्चारण को सुधार कर सुधार सकते हैं। यानी कि आपके सामने मान लो टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर का उच्चारण जो है ना, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। और अगर टीचर का उच्चारण शुद्ध है ना, तो कहीं ना कहीं लेखन भी कैसा होगा? आपको शुद्ध ही मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए। व्याकरण संबंधी त्रुटियों को भी कैसे? सुनकर ठीक किया जा सकता है। यानी कि व्याकरण संबंधी त्रुटियों को भी सुनकर ठीक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा सही सुनेगा तो सही लिखेगा, और अगर सही लिखेगा तो सही क्या करेगा? बोलेगा। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हमारे पास आता है भाषा विकार। ठीक है, क्या आता है? भाषा विकार, यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, यानी कि आप बच्चे को क्या है? बोलने के अंदर प्रॉब्लम है। बच्चा सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है? भाषा को बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, देखिए। भाषा विकार का मतलब है कि बच्चे को भाषा को समझने में, लिखने में, बोलने में, यानी कि स्पीकिंग में क्या आ रही है? बच्चे को दिक्कत आ रही है। बच्चा भाषा को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे। भाषा के जो विकार है ना, वो कई तरह के हो सकते हैं। भाषा के जो विकार हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आता है रिसेप्टिव। अब रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है?
भाई आप रिसीव कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो, आप दूसरों से ले रहे हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप रिसेप्टिव। जैसे देखिए हमने बताया था आपको LSRW, LSRW, L का मतलब लिसनिंग था, S का मतलब स्पीकिंग था, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब क्या था, राइटिंग था, ठीक है। LSRW, LSR और W, यानी कि लिसनिंग आपका स्पीकिंग हो गया S से, R से आपका क्या हो गया, रीडिंग हो गया, और W से आपका क्या हो गया, राइटिंग हो गया, ठीक है। अब आप देखिए रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब होता है रिसीव करना, यानी कि आप किसी भी चीज को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, चाहे फिर वो विचार हो, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी चीज हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो अब आप बताइए इन चारों में से रिसेप्टिव कौन सा होगा। देखिए भाई लिसनिंग है, आप क्या कर रहे हो, लिसन कर रहे हो ना चीजों को, यानी कि आप ग्रहण कर रहे हो, तो लिसनिंग क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया ना। उसके बाद स्पीकिंग आता है, स्पीकिंग के अंदर क्या आप रिसीव करते हो, नहीं करते ना। उसके बाद है रीडिंग, अब रीडिंग देखिए, रीडिंग क्या है भाई, आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, चीजों को ग्रहण ही तो कर रहे हो ना, जो नॉलेज है उसको आप गेन ही तो कर रहे हो ना, तो रीडिंग भी क्या हो गया, रिसेप्टिव हो गया। तो आप इस चीज को याद रखिए, जो आपका लिसनिंग है और जो आपका रीडिंग है, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपके रिसेप्टिव के अंदर, ठीक है। यानी कि बच्चा अच्छे से सुन या पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद आता है एक्सप्रेसिव, यानी कि अपने भाव को क्या करना, व्यक्त करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना। और ये कैसे कर पाते हो आप, या तो आप बोलकर करोगे या आप लिखकर करोगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपकी स्पीकिंग है वो किस में आ गई, एक्सप्रेसिव में आ गई। रीडिंग है या लिखना, देखिए यहां पे गलत लिखा हुआ है, इसको राइटिंग कर लेना भाई, राइटिंग, यानी कि जो राइटिंग है वो भी किसके अंदर आ गई, आपकी एक्सप्रेसिव के अंदर आ गई, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, आपकी जो लिसनिंग है और जो रीडिंग है वो तो रिसेप्टिव के अंदर आएंगी, और जो आपकी स्पीकिंग है और राइटिंग है वो किस में आएगी, एक्सप्रेसिव के अंदर आएगी, ठीक है। आगे देखिए डिसलेक्सिया, देखिए जो भाषा के विकार है ना, वो सब में मैंने आपको इस साइकोलॉजी में पढ़ा चुका हूं, सेम चीजें होंगी, बार बार रिपीट होंगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को पढ़ लेना, ठीक है ना। जो विकार होते हैं, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो सेम ही होते हैं बच्चे के अंदर। देखिए अब आप जैसे डिसलेक्सिया है, मैंने ये आपको मैं बता चुका हूं, ये किससे रिलेटेड होता है, पढ़ने से संबंधित होता है, यानी कि रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि जब बच्चे को पढ़ने में क्या है, दिक्कत आए, तो ये भी क्या है, एक भाषा का विकार है। आगे देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मैं आपको बता चुका हूं, ग्राफ, ग्राफ यानी लिखना, ग्राफ को आप क्या करोगे, लिखकर ही बनाते हो ना। तो डिस्ग्राफिया किससे रिलेटेड हो गया, आपके लिखने से संबंधित हो गया, यानी कि राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि जब बच्चे को लिखने में क्या है, दिक्कत आए, वो क्या है आपका डिस्ग्राफिया। आगे देखिए उसके बाद आपके पास आता है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया भी मैंने आपको बताया था, या इसको हम अप्रेक्सिया भी बोल देते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि बोलने से संबंधित है, ठीक है। बच्चा सही तरीके से क्या नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, यानी कि स्पीच डिसऑर्डर्स, ठीक है। आगे देखिए बच्चा अच्छे से सुन नहीं पाता, तो यानी उसको क्या है, उसको श्रवण दोष है, ठीक है, उसको सुनने में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से सही तरीके से सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे देखिए बच्चा क्लियर क्या नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, यानी कि स्पीकिंग से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसको भी आप स्पीच से रिलेट कर सकते हो, भाई स्पीच डिसऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर बच्चों के अंदर अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स है ना, तो टीचर को क्या करना चाहिए। भाई मैंने आपको बताया था अगर बच्चा सही तरीके से देख नहीं पाता है, तो आप क्या करोगे, बच्चे को आगे बैठाओगे, बोर्ड के पास बैठाओगे, ताकि वो सही तरीके से अच्छे से चीजों को देख पाए और समझ पाए, और अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छे से कर पाए। मैंने ये भी बताया था कि बच्चा अच्छे से सुन नहीं पा रहा, तब भी आप क्या करोगे, बच्चे को आगे बैठाइए आप, ठीक है ना। इससे क्या होगा, भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चे को अगर पार्शियली सुनता है तो अच्छे से सुन पाएगा अगर पास बैठेगा। अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा, तो आप क्या करोगे, बच्चे को लिप रीडिंग सिखाइए, ताकि बच्चा क्या कर सके, लिप रीडिंग कर सके, और वो समझ सके कि आप क्या बोल रहे हैं। और इसमें टीचर को क्या सावधानियां रखनी है, अगर टीचर है ना धीरे धीरे बोल ले और एकदम क्लियर बोल ले, ताकि बच्चा लिप रीडिंग करके आराम से अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं साइकोलॉजी के अंदर, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर सारी क्लासेस को अच्छे से देखिए। धीरे धीरे हम PYQ भी डाल रहे हैं,
ठीक है ना। पहले सिलेबस को कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद जो PYQ जो स्पीड है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपको डेली काफ़ी क्लासेस मिला करेंगी। ओके, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिए और देन उसके बाद PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस टाइम पर मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।